हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। ट्राइब्स, नोमैड एंड सेटल कम्युनिटी यानी जनजाति, खानाबदोश और स्थायी समुदाय के एमसीक्यू के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज के सेशन को। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड केमिंग डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, यानी यह एक सामान्य पूर्वज से वंश का दावा करने वाले परिवारों और घरों का समूह है। यानी आपको बताना है कि एक समान पूर्वज से क्या हुआ है, निकले हैं हम। यानी ये क्या बताते हैं कि ये जो है, कहने का मतलब है कि वो वर्ड क्या होगा। जैसे ये कॉमन यहीं से निकले हुए सारी फैमिलियां हैं, यानी जड़ एक है ना, रूट एक है। उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं क्लेन या गोत्र। अभी आपसे अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अलग अलग गोत्र होगा, तो गोत्र क्या होता है? उनकी जो फैमिली रूट को दिखाता है ना, तो ये होता है गोत्र, है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्लेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती वॉज द डॉटर ऑफ, यानी दुर्गावती बेटी थी, किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा, मैंने आपको जब गोंड किंगडम के बारे में बताया था कि किस तरह से एक ट्राइब्स जो है, जो एक जनजाति एक किंगडम स्टैब्लिश करती है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करती है, तो उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, एक स्टोरी हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी कि जो गोंड राजा थे गढ़कटंगा के, है ना, गढ़कटंगा एक गढ़ था, उसके राजा थे, क्या नाम था? अमनदास। उनके बेटे से शादी हुई थी दुर्गावती की। तो दुर्गावती कौन थी? एक राजपूत राजकुमारी थी, यानी चंदेल राजपूत की राजकुमारी थी, और उनके पिता का नाम सलबहन था। यानी क्या था? सलबहन की बेटी थी दुर्गावती, और वो चंदेल राजपूत राजा थे। यानी दुर्गावती क्या हुई? एक राजपूत राजकुमारी हुई, जिनकी शादी किससे हुई थी? एक ट्राइब से हुई थी, जो जनजाति वाले राजा के बेटे से हुई थी, जिनका नाम था दलपत। ठीक है, और उनके पिता का क्या नाम था? दलपत के पिता का नाम, जो कि गोंड राजा थे गढ़कटंगा के, उनका नाम था अमनदास, जिन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ये मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी बहुत अच्छे से। तो दुर्गावती कौन थी? सलबहन जो राजा थे चंदेल राजपूत, उनकी बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, Emperor Dash wrote in his memory that Banjara carry grains on their bullock from different area and sold it in the town। यानी किस एम्पेरर ने, किस सम्राट ने बताया है कि सम्राट के बारे में बताया गया है इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी चैप्टर में, ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों से अपने बैलों पर अनाज लाद कर लाते थे और उन्हें शहरों में बेचते थे। तो ये किसके बारे में बताया गया? ये बताया गया जहांगीर के बारे में, है ना। जहांगीर ने अपने स्मरण में लिखा है, अपने मेमोरी में लिखा है कि जो बंजारे हुआ करते थे, बंजारे कौन होते थे? वॉन्डरिंग पीपल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे? मूव करते थे, है ना, नोमैड्स होते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये किसके स्मरण में बताया गया है? ये जहांगीर के स्मरण में बताया गया है। ठीक है, फ्यू एक्सेप्शनल अबाउट द ट्राइब्स पीपल इज, यानी जनजातीय लोगों के बारे में कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? अपवाद ये है कि देखिए, जनजातीय लोग के बारे में जो उनका कस्टम था, जो उनका ट्रेडिशन था, जो उनकी संस्कृति थी, वो ओरली ट्रांसफर हो रही थी। ओरली ट्रांसफर यानी मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रही थी। उनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। लिखित रिकॉर्ड नहीं होने के कारण हमें क्या होता था? ओरली ट्रांसफर करना पड़ता था वन जनरेशन से अदर जनरेशन पे। लेकिन बाद में जो हिस्टोरियन आए, उन्होंने क्या किया कि उनके ट्रेडिशन को लिखना स्टार्ट किया। इसीलिए उनके जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व करने की बात हम करते हैं। तो एक्सेप्शनल क्या है कि दे डिड नॉट हैव कीप रिटन रिकॉर्ड, इनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड
नहीं था, उनके पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ट्राइब्स पीपल के बारे में। उनके कस्टम कैसे थे, उनके ट्रेडिशन कैसे थे, किस तरह की संस्कृति फॉलो करते थे, किस तरह का उनका लाइवलीहुड था, उसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में हिस्टोरियन ने लिखना स्टार्ट किया, उनके कस्टम को फॉलो किया, एब्जॉर्व किया, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अंडर द रूल ऑफ डैश हायरार्की बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर इन दिल्ली। यानी डैश के शासन काल में दिल्ली में सामाजिक वर्गों के बीच में पदानुक्रम और अधिक बढ़ गया, यानी डिफरेंस बढ़ गया है ना, सोशल डिफरेंस बढ़ा। किसके शासनकाल में? तो मुगलों के शासनकाल में आपको देखने को मिला है, इस चैप्टर में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस बहुत बढ़ गया। मैंडेबल हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस बढ़ गया। और क्या हुआ? बड़े और छोटे लोग में, बड़ी जाति और छोटी जाति के लोगों में भी क्या हो गई? डिफरेंस बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। नोमैड्स कौन थे, है ना? खानाबदोश लोग कौन थे? जो कि घुमक्कड़ थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, है ना? स्थायी लोग नहीं थे वो, तो वंडरिंग पीपल हम बोलेंगे, घुमक्कड़ लोग थे वो, है ना? नोमैड्स कौन थे? नोमैड्स यानी बंजारे कौन थे? एक जगह से दूसरी जगह अपने गाय बैलों को लेकर घूमते थे, ज्यादातर वो जंगलों में रहते थे, और उनके फूड का यानी खाने का स्रोत क्या था? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। और वो क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे गुड्स को। गुड्स का एक्सचेंज करने का मतलब जो सेटल कम्युनिटी थी उनसे अनाज को लेते थे और अपने डेयरी प्रोडक्ट को, उनको घी हो गया, वुल हो गया, उसको दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बस्तर इज इन, बस्तर कहाँ है? बस्तर है आपका मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस्तर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द फॉलोइंग वे एक्सेप्ट। अच्छा, ट्राइब के बारे में बताया था कि उनका ऑक्यूपेशन मैंने पढ़ाया था आपको कि उनका व्यवसाय क्या था। तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग भी करते थे, हर्डर भी थे और एग्रीकल्चर भी करते थे। लेकिन वो वीविंग नहीं करते थे, वो बुनाई नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि वो बुनाई नहीं करते थे। उनके जो लाइवलीहुड, उनका ऑक्यूपेशन क्या था? वो शिकारी संग्राहक भी थे, चरवाहे भी थे और कृषि भी थे, है ना? वो बुनाई नहीं करते थे, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मुंडाज एंड संथाल लिव्ड इन द रीजन ऑफ। ये मुंडाज और संथाल क्या है? ये मुंडा और संथाल एक जनजाति है, एक ट्राइब्स है जो कि उड़ीसा और बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा और बंगाल वाले एरिया में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, गोंड किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू। देखिए, गोंड किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे गढ़ में डिवाइडेड था, है ना? गोंड किंगडम किस पे डिवाइडेड था? गढ़ में, है ना? और गढ़ कितना, गढ़ जो था, प्रत्येक गढ़ जो था, मैंने आपको बताया था 84 गांव में डिवाइडेड था, है ना? 84 गांव में डिवाइडेड था, और ये 84 गांव फर्दर 12 गांवों में डिवाइडेड था। इसको हम 84 कहते थे, इसको हम 12 गढ़ शायद कहते थे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है, गढ़ में डिवाइडेड था। ठीक है ना? हर गढ़ का एक मुखिया होता था, एक राजा होता था, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कोबोई ट्राइब लिव इन। कोबई ट्राइब कहाँ रहती थी? तो मणिपुर की ट्राइब है, याद रखिएगा। कोबई मणिपुर की एक ट्राइब है, मणिपुर की एक जनजाति है कोबई, जो कि कोबई कहाँ निवास करते हैं? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड के एरिया में आपको दिखेंगे। ठीक है, वहीं पे आपको अहोम भी दिखे थे। अहोम किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि बहुत शक्तिशाली हो गया था। कहाँ से आया था? म्यांमार से आया था, हमने बात की थी चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एंड डैश द डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। द रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटी टू चेंज। हमने क्या देखा था कि एक तरफ आपकी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी और एक तरफ आपकी ट्राइब सोसाइटी थी। अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आपको वर्ण सिस्टम देखने को मिला, ब्राह्मण मिले, राजपूत मिले, है ना?
और कौन मिला आपको? वैश्य मिले, शूद्र मिले। यहाँ पे कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी और इसको गवर्न कौन कर रहा था? ब्राह्मण पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्या कर रहे थे? पूरे रूल रेगुलेशन को यहाँ चला रहे थे। दूसरी ओर थे ट्राइब पीपल, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे ब्राह्मण का रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो होता था। ये लोग ब्राह्मण के द्वारा जो नियम थे उसको ये फॉलो नहीं करते थे। तो इसके कारण क्या होता था? इन दोनों सोसाइटियों के बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है ना, अक्सर क्या विवाद देखने को मिला। लेकिन क्या था कि कुछ मामलों में ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। जैसे क्या है कि इनको अनाज चाहिए तो ये अनाज लिया करते थे, इनको वन उत्पाद चाहिए, वन उत्पाद जैसे हनी चाहिए था, हाथी चाहिए था, तो ये ट्राइब पीपल देते थे। तो कुछ मामले में तो ये डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे, और कुछ में क्या थे? कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच में। यानी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दोनों में विरोधाभास था। तो जिसके कारण क्या हुई? दोनों सोसाइटियों में आपको चेंज देखने को मिला है ना, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा। जब दो सोसाइटी का, दो कम्युनिटी का, दो स्टेट का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? वहां पे बदलाव देखने को मिलता है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि डैश और डैश अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। संघर्ष और निर्भरता के इस रिश्ते ने धीरे धीरे दोनों समाजों को बदला। तो किसके बीच की बात हो रही है? एक तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी और दूसरा ट्राइबल सोसाइटी के बीच में हो रही है। कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी, है ना, जो समाज था, है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जाति आधारित समाज और आदिवासी समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर तो बहुत लोग पढ़ाते होंगे, मैंने देखा है बहुत सारे चैनल पे आपको दिखेगा कि लोग पीडीएफ पढ़ा देते हैं, है ना। तो मेरा पर्पस ये, आपको टाइम अगर मेरे वीडियो में लगता है, आप वीडियो थोड़ा लेट आता है क्योंकि टाइम बहुत लगता है बनाने में, मैं क्या चाहती हूँ कि आपको इस तरह से प्रेजेंट करूँ चैप्टर को कि आपको पूरी चैप्टर समझ में आए। पीडीएफ तो आप भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ लो, लेकिन मेरा ये काम है कि आपको हर चैप्टर को मैं कनेक्ट करूँ, हर चीज़ों को, हर टॉपिक को कनेक्ट करूँ और इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। बुक रीडिंग तो सभी को आती है, पीडीएफ पढ़ना तो सभी को आता है ना। तो इसलिए मेरे चैप्टर आने में या मेरे क्लासेस आने में थोड़े टाइम लगते हैं, क्योंकि चीज़ों को, एक एक चीज़ों को मैं बाइलिंगुअल आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। आपको हिंदी मीडियम में भी दिखता है और इंग्लिश मीडियम में भी, है ना। तो मेरे टारगेट पे दोनों मीडियम वाले बच्चे हैं, ताकि आप अच्छे से, जितना भी मैंने पढ़ाया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा दिया है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको सॉलिड पढ़ाया है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। जो लोग भी मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से अभी तक फॉलो किए हैं ना, उनको मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको मेरे वीडियो को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखेंगे, cultivation in which tree and bushes in the forest area are first cut and burned. The crop is sown in the ashes. When these land loses their fertility, another plot of the land is cleared and planted in a same way it is called. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि खेतों में जो खरपतवार होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट दिया जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है। जलाने से जो राख होता है ना, राख क्या करता है? आपके लैंड को फर्टाइल बनाता है, आपके लैंड को, आपकी जमीन को उपजाऊ बनाता है। उसके बाद उस पर खेती की जाती है। खेती करने के बाद क्या होता है? कुछ समय बाद लैंड क्या हो जाता है? लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है और दूसरे खेत पर, दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हम कर रहे हैं, है ना। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और ये कौन करते थे? ट्राइब्स लोग करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी स्थानांतरित खेती कौन करते थे? जो ट्राइब्स थे, जो जनजाति वाले लोग थे, ये काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। लार्ज ट्राइब ऑफ भील वॉज स्प्रेड अक्रॉस, यानी भील की बड़ी जनजाति कहाँ फैली हुई थी? तो आपको देखना है वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। आपका जो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे गुजरात हो गया, है ना, गुजरात हो गया, आपका ये राजस्थान वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। यानी वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में आपको, पश्चिमी एंड मध्य भारत में आपको भील जनजाति के लोग दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राजा मान सिंह वॉज द फेमस जनरल ऑफ, राजा मान सिंह एक मनसबदार थे, है ना, एक सेनापति थे। किसके? तो आप अकबर की सेना में, है ना, बहुत बड़े मनसबदार थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। The rise of which claim to the position of ruler set an example for the tribe people to follow. Many dominant tribes of Punjab, Sindh and North West Frontier had adopted Islam quite early. यानी किस वंश के शासकों के पद पर
आसीन होने से जनजाति लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित हुआ और पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्रों की कई प्रमुख जनजातियों ने बहुत पहले ही इस्लाम अपना लिया था। ये किसके बारे में हो रहा है? ये राजपूत के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? which गोंड राजा ऑफ गढ़कटंगा assumed द टाइटल ऑफ संग्राम शाह? संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो अमनदास के बारे में हमने बात किया था। अमरदास नहीं है, अमनदास इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अमनदास, जो कि गढ़कटंगा का राजा था, एक जनजाति थी गोंड किंगडम की, जिनके बेटे का नाम क्या था? दलपत, जिन्होंने शादी की थी दुर्गावती से, जो कि चंदेल राजकुमारी थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर्ड द फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड, यानी अहोम राज जबरन श्रम पर निर्भर था। राज्य के लिए काम करने वाले मजदूर लोगों को क्या कहा जाता था? तो मजदूर लोग जो थे, जिस पे डिपेंडेंट था होम किंगडम, उसको कहा जाता था पायक। क्या बोला जाता था? पायक। उस जो श्रम मजदूर लोग थे, जो कि स्टेट के लिए, जो कि राज्य के लिए काम करते थे, उनका नाम था पाइक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 18 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। आपको समझ में आया होगा चैप्टर। ये देखिए, एमसीक्यू का सेशन लाने का एक ही पर्पस है मेरा, कि आपको चैप्टर का एक रिवीजन मिल जाए और आपको चैप्टर कितने हद तक समझ में आया ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको आज ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिवोशनल पाथ। उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से आपके भक्ति मूवमेंट आए, कौन कौन से आपके संत आए, है ना, कौन कौन से सूफी आए, जिन्होंने एक नया चेंजेस आपकी सोसाइटी में दिया, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।